एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारी न्यू क्लास न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहले तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज आप एक नई क्लास में आ गए हो। यू हैव मूव्ड अबव, एक ज़िंदगी के एक और माइलस्टोन को आपने अचीव कर लिया है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छा डिसीजन भी लिया है कि हमने मेडिकल या नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुलने की उम्मीद होती है। बस अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये 2 साल 11th और 12th आपको जी जान से मेहनत करनी है, खूब पढ़ना है। सिर्फ ये 2 साल हैं ज़िंदगी के जिसमें आपको रज के मेहनत करनी है और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आई मीन इट इज़ नॉट ऑलवेज द बेड ऑफ रोजेस, बट ज़िंदगी फिर भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, अच्छा अर्न करेंगे, सो थिंग्स विल बी लिटिल बेटर। सो उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम हमारे पहले चैप्टर के साथ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स देखेंगे कि मैटर बना किससे है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बना रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एट द सेम टाइम बच्चों, केमिस्ट्री जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन आवर नीड्स ऑफ फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जितने भी आप यूज़ करेंगे, मेडिसिन यूज़ करते हैं या आप जनरल अपनी टॉयलेटरीज यूज़ करते हैं, लाइक योर शैम्पूज, योर मेकअप, टूथपेस्ट, दीज आर ऑल द केमिकल्स। ठीक है, इसके अलावा भी और अदर मटेरियल्स जो हैं जो हम यूज़ करेंगे, लाइक योर फ्यूल फॉर योर कार्स, योर व्हीकल्स, वो भी आपकी केमिस्ट्री का ही पार्ट आता है। सेमीकंडक्टर्स जो आप यूज़ करोगे या सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, they all are part of chemistry, right? At the same time others में आप देखोगे फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी क्या हैं, आपके केमिस्ट्री का ही पार्ट हैं। आप एक बड़ी पॉपुलर चीज़ सुनेंगे बच्चों, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखो आपके पास 2 चीज़ें खास हैं। वन इज़ सिस्प्लास्टिन एंड सेकेंड वन इज़ टैक्सोल। ये वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं बच्चों। These are the life-saving drugs. These are those life-saving drugs which are used in cancer. Cancer treatment. और अक्सर इस पे बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। Name the life-saving drug used and popularly known to be produced by in chemistry. इसके अलावा आपके पास एक और वर्ड आता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की ही बात करें अगर, तो एक और आती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एजिडोथाइमडीन। एजिडोथाइमडीन, इसका कई बार आपको AZT लिख दिया जाएगा एंड दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज AZT, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप पूछते हैं कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन से 2 से लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो पहली है कैंसर के लिए हम सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल यूज़ करते हैं, और दूसरी है एजिडोथाइमडीन विच इज़ यूज्ड इन हेल्पिंग एड्स पेशेंट। ट्रीट तो नहीं कर सकते हम उन्हें हेल्प करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन और हेल्प्ड इन एड्स पेशेंट। ठीक है, एड्स के पेशेंट को हम एजिडोथाइमडीन देते हैं और कैंसर के पेशेंट को सिस्प्लास्टिन टॉक्सिन। बच्चों, ये सिस्प्लास्टिन, टॉक्सोल, टैक्सोल या AZT जो होते हैं, दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। बाय सिंथेटिक मेथड्स, यानी कि हम उसे सिंथेसाइज कर रहे हैं। बाय सिंथेटिक मेथड्स। सो इस तरह से केमिस्ट्री को हमने यूज़ करने के बाद बहुत सारी और चीज़ें बनाई हैं। आप देखेंगे इवन दी बहुत सारी चीज़ों की हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब को जानने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज की हैं।
we have synthesized various materials for the utility in human beings, for any living organism. For example, अब हमें CFC का पता है, अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है, हमें ग्रीन हाउस गैसेस का पता है. वो सब क्या है? दे ऑल कम अंडर केमिस्ट्री क्लास. दे ऑल कम अंडर केमिस्ट्री. सो इसीलिए केमिस्ट्री को जानना, समझना, उसे और आगे इलेबोरेट करके, खोल के उसको अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि इन्हीं केमिकल्स के ज़रिए हम बहुत सारी और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने जूनियर में क्लासेस में पढ़ी हैं. लाइक क्लास 9 में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में. सो व्हाट इज़ नेचर ऑफ मैटर. हमें पता है कि व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, है ना. व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर. अब हमें पता है 3 फॉर्म्स होती हैं मैटर की. कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हमें मालूम है. हमें ये भी पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, लिक्विड से गैस में कैसे जाते हैं, गैस से वापस लिक्विड में कैसे आना है, लिक्विड से वापस सॉलिड में कैसे आना है. सो हमें पता है सॉलिड से लिक्विड गए हैं तो कैसे करोगे आप? हीट कर दो उसको. यहाँ भी आप लिक्विड से आगे हीट कर दोगे. यहाँ क्या कर रहे हो आप? मेल्ट कर रहे हो. यहाँ क्या करते हैं? बॉयल हो जाता है. गैस से वापस आएंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा. सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? कूलिंग कर रहे हैं. वापस लिक्विड से सॉलिड करना है, हम क्या कर रहे हैं? फ्रीजिंग कर रहे हैं. फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं. माने यहाँ भी हम कूल टेम्परेचर दे रहे हैं. हमें ये भी याद है कि सॉलिड से गैस में भी जा सकते हैं डायरेक्टली बाय सब्लिमेशन एंड वाइस वर्सा. हम सब्लिमेशन को ही सॉलिडिफिकेशन भी कह देते हैं कि सीधा गैस से सॉलिड की तरफ आना. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर और सेकेंड टू द अनदर स्पेस. आई एम श्योर हमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर हम सबको मालूम है कि सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैस का नहीं होता. फिक्स्ड शेप होती है, डेफिनेट मास होता है. ये सब चीज़ें, these are all in the junior classes we have already done. So we'll just take a quick recap of these things. इसके बाद हमें पता है मैटर को एक और फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं. दैट इज़ मिक्सचर. क्लास 9 में पढ़ा है हमने मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर के अंदर हमने 2 तरह के पढ़े हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनियस. और प्योर सब्सटेंस में मैंने 2 तरह के पढ़े हैं. पहला क्या है? एलिमेंट्स, और दूसरे क्या हैं? कंपाउंड्स. राइट. फर्दर हमें पता है कि एलिमेंट्स किससे बने हुए होते हैं? एटम्स के साथ. यानी कि सेम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एन एलिमेंट. और कंपाउंड के अंदर क्या होता है? डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर. डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड. जैसे हमें पता है एग्जाम्पल सबसे अच्छी क्या है? वाटर. वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं वाटर का. सिमिलरली आप देखो अमोनिया का कंपाउंड बन गया, आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई. सो दीज आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट एटम्स कंबाइनिंग इन डिफरेंट रेशोज टू फॉर्म पर्टिकुलर कंपाउंड्स. और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमें याद है, पता होनी चाहिए कि कंपाउंड जो है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने इन्वॉल्विंग एलिमेंट से अलग होती हैं. जरा देखते हैं एक बार. जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस वाटर, है ना. यानी हाइड्रोजन जो है वो भी कंबस्टिबल गैस है. हमने क्लास 10 में पढ़ा था, इट बर्न्स विद पॉप साउंड. ऑक्सीजन भी कंबस्टिबल गैस है, राइट. सो दोनों ही गैसेस जो है वो कंबस्टिबल होती हैं. दोनों गैसेस कंबस्टिबल हैं, लेकिन पानी जो है इट इज़ गोइंग टू एक्सटिंग्विश फायर. पानी डालो तो आग बुझ जाती है. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग
कि जो कंपाउंड बनेगा उसके पास उसके कंबाइनिंग एलिमेंट्स यानी कि उसके जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ से अलग प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड में आती हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये याद रहेगा फ्रॉम क्लास 9। और हमने ये भी पढ़ा था सेपरेशन टेक्निक्स में क्लास 9 में कि जो भी कंपाउंड होता है उसे हम फिजिकल मेथड से नहीं स्प्लिट कर सकते। पानी को अगर मैं गर्म करूँगी तो ये उड़ जाएगा लेकिन रहेगा वाटर का मॉलिक्यूल ही। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे कुछ एसिडिक मीडियम के अंदर, तब जाके ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सो दिस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, दिस इज़ अ स्पेशल केमिकल प्रोसेस, केमिकल सेपरेशन है ये, या यूँ कह सकते हो आप दिस इज़ दी स्पेसिफिक सेपरेशन टेक्निक है। स्पेसिफिक सेपरेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी अगर हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की तरफ वापस आना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों वो दो तरह की होंगी, एक होगी फिजिकल और दूसरी रहेगी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में आप देखेंगे उसका कलर कैसा है, डेंसिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इसके फिजिकल पॉइंट में आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे बच्चों हाउ इट रिएक्ट्स, यानी कि इसकी एसिडिटी क्या है या बेसिसिटी क्या है, क्या ये कंबस्टिबल है, या ये सॉल्युबल है पानी में, सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम और प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे अपने मैटर की, वो क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। हम देखेंगे उसका लेंथ क्या है, लाइक कोई कंडक्टर होगा इसकी लेंथ भी देखेंगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे, कोई लिक्विड हुआ तो उसका वॉल्यूम भी चेक करेंगे। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हम चेक करेंगे, लेकिन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं ये, दीज आर द क्वांटिटेटिव, दीज आर द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़, जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर दोज वैल्यूज़ जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब देखो कलर को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऑर्डर कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, सो दीज आर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, राइट। सो मैटर के बारे में मैंने क्या कहा है, पहली चीज़ मैटर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मैटर के फॉर्म्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैटर इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर एंड अ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, अगर आप प्योर सब्सटेंस में देखते हैं तो एलिमेंट एंड कंपाउंड हो जाएगा। अगर हम मैटर की अदर प्रॉपर्टीज़ देखें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हम देखेंगे दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे जिसके अंदर हमने बात की, या तो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी या फिर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होंगी, राइट। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जिसकी कि हम कोई वैल्यू निकाल पाएंगे, वैल्यू कैसी, मैथमेटिकल वैल्यू, जिनकी मैथमेटिकल वैल्यू निकाल पाएंगे वो हो जाएंगी क्वांटिटेटिव, जिनकी आप क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशन नहीं कर सकते दे विल बी क्वालिटेटिव। जैसे हमने बात कर ली थी पहले ही, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी दे विल बी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वांटिफिकेशन के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव निकालना है तो हमारे पास दो सिस्टम्स आते हैं। पहला सिस्टम आपके पास आएगा इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा सिस्टम आएगा आपके पास मीट्रिक सिस्टम। दो तरह के सिस्टम आपके पॉपुलर हैं, मीट्रिक सिस्टम भी और इंग्लिश सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम जो बच्चों है इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, लेकिन ये दो डिफरेंट सिस्टम यूज़ करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, परेशानी हो रही थी, इसीलिए इन सब को मिला के एक सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, एंड दैट सिस्टम वाज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम बहुत पॉपुलरली एसआई यूनिट भी कहते हैं, राइट।
और ये SI सिस्टम डेवलप किसने किया था? दिस वॉज डेवलप्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CGPM भी कह देते हैं। CGPM ये वर्ड जो बच्चों फ्रेंच एक्रोनिम है, ये फ्रेंच वर्ड का हमने एक्रोनिम बनाया है, जो अगर आप देखोगे इट इज़ कॉल्ड एज, आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर योर रेफरेंस, इट इज़ नॉट टू बी रिमेंबर्ड, कॉन्फ्रेंस जनरल देज पॉइंट्स ईट मेजर्स, इट्स इन फ्रेंच। सो यहाँ से हमने CGPM वर्ड जो है वो डिराइव किया है, कॉन्फ्रेंस जनरल दी पोडिस ईट मेजर। दिस इज़ एन इंटरनेशनल, एक ट्रीटी साइन की गई थी बाय ऑल दी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दी नेशंस इन 1875, जिसमें ये माना गया था कि आप, दिस वॉज गिवन इन 1875, कि अब से हम लोग इंग्लिश या मीट्रिक सिस्टम नहीं, अब से हम सिर्फ SI सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल या SI यूनिट्स की हम बात करेंगे। जो SI सिस्टम्स है बच्चों, इसके अंदर SI सिस्टम के अंदर बेसिक यूनिट्स जो बताई गई हैं, दे आर कॉल्ड एज, दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स। उसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। बेसिक 7 यूनिट्स कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल्स, एंड दूसरा था फॉर लाइट, दैट इज यूनिट ऑफ luminous intensity। दैट इज कैंडेला। ठीक है, ये 7 जो है इंडिपेंडेंट या बेसिक यूनिट्स हैं। इसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब डिराइव की गई हैं। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ज़रा बात कर रहे थे हमारी SI यूनिट्स फॉर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसका मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड। लाइक हमारे पास सबसे पहली है लेंथ, नंबर 2 यू हैव मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हम इसका एक टेबल बनाते हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। हम उसके सिंबल देखेंगे, उसकी SI यूनिट क्या है और उसकी सिंबल क्या है यूनिट का। राइट, लेंथ का सिंबल क्या होता है हमें पता है, इट इज़ L। SI यूनिट क्या है इसकी, मीटर, और सिंबल क्या लिखते हैं, M। सो इसी तरह से मास किसको कहते हैं, मास क्या होगा, स्मॉल m दैट वी यूज़। किलोग्राम इज द SI यूनिट, kg। टाइम के लिए वी यूज़ T, यूनिट क्या है, सेकंड, एंड यूनिट का सिंबल हम क्या लिखते हैं, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल I से, इसकी यूनिट है एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल A। सिमिलरली हम अगर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करें, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या खाली टेम्परेचर भी कह सकते हो। वाई वी आर सेइंग थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये सारी केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या रहती है, केल्विन, और कैपिटल K से हम डिनोट करते हैं। वी नो या तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन। केमिस्ट्री में हम जहाँ भी बात करेंगे वहाँ हम केल्विन की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, केल्विन। लास्ट है आपके पास अमाउंट, सेकेंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम उसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से,
यूनिट क्या लिखते हैं, मोल, और इसको डिनोट करते हैं MOL से, ठीक। और लास्ट है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Luminance intensity, it is denoted by L, IV, I with a subscript of V, right। और इसकी यूनिट होती है कैंडेला, डिनोटेड बाय CD। अब इनकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स, और इन्हीं से हम बाकी की यूनिट डिराइव करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की, एग्जाम्पल देखो, डिराइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल क्या होगा, लेट अस से वी हैव डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या होगा, हम कहते हैं इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं स्मॉल m से, बिकॉज वी डिनोट इट बाय m। वॉल्यूम के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, L3, करेक्ट। सो हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन L3। L यानी कि अगेन लेंथ है, लेंथ का यूनिट हम कैसे लिखते हैं, मीटर से, और मास का यूनिट कैसे लिखते हैं, केजी से। लेंथ का मीटर से और मास का केजी से। सो हम क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डेंसिटी। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। लेट अस से फॉर फोर्स हम निकालना चाहें, तो फोर्स में क्या लिखोगे आप, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट तो सीधी है बिकॉज ये बेस यूनिट है, तो आपने केजी मार्क कर दिया, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट अ बेसिक यूनिट, इट इज़ अगेन अ डिराइव्ड यूनिट। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या है, स्पीड, ये भी हमारी एक डिराइव्ड यूनिट है, तो हम इसे कैसे मार्क करेंगे, केजी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एज इट इज उतार लेंगे, राइट। सो लेंथ की यूनिट क्या होती है, हमने देखा इट इज मीटर, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। सो 2 बार आया तो सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे। सो वी विल राइट केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी फोर्स की SI यूनिट, और इसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूटन। तो हम लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल टू आइदर केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और 1 न्यूटन, यही लिखते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द डिफरेंट यूनिट्स। आपकी जितनी बेस यूनिट्स हैं उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों, जो हमें ध्यान रखनी है। 1 मीटर लेंथ क्या है, हाउ विल यू डिफाइन अ मीटर। अब हमने ये तो कह दिया कि मीटर जी यूनिट है, लेकिन मीटर को भी डिफाइन कैसे किया, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। ये कहाँ से आया, तो देखो हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second square. To be more precise, it is actually 2.99 into 10 to the power 8 meter per second, जिसे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। So if we want to define meter, how will you do it? Speed of light मिल गया। Speed of light का मतलब है इतना डिस्टेंस पर सेकेंड, कितना डिस्टेंस, 3 into 10 raised power 8 मीटर इन 1 सेकेंड, करेक्ट। सो 1 मीटर कितने टाइम में, 1/3 into 10 raised power 8 और 1/2.99 into 10 to the power 8 सेकेंड। लुक एट इट, ठीक है। और अब यहाँ देखिए 1/299 यानी 2.99, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इफ आई पुट अ डेसिमल ओवर हेयर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 raised power 8,
मैंने 10⁸ हटा के डेसिमल की जगह कंटिन्यूस वैल्यू लिख दी है, ठीक है। सो यहाँ से हमने डिफाइन किया कि 1 मीटर क्या होता है। 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है in 1 second, that in 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स में जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उसे हम बोलेंगे 1 मीटर डिस्टेंस है। यहाँ से हमने ये स्केल बनाया है। सिमिलरली हम किलोग्राम्स को देखते हैं, केजी को देखते हैं। किलोग्राम के लिए बच्चों इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा स्टोन लिया है, देयर इज अ स्टोन दैट वेज 1 kg, और उस स्टोन को इन्होंने बेस मान लिया है। लाइक अगर आप देखोगे हम सब्जी मंडी जाते हैं या कुछ भी वेक खरीदने जाते हैं तो व्हाट डू दे हैव, वो जो वेइंग स्केल यूज़ करते हैं, एक तरफ एक और एक तरफ दूसरा लगा देते हैं और साथ में एक पेंडुलम लगा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे एक स्टोन रख देते हैं, राइट। ये स्टोन जिस मेटल का जिस मटेरियल का बना हुआ है उसको हमने एक स्पेसिफिक मटेरियल को लिया है जिसका हमने केजी मार्क किया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो that it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram। माने हमने एक पत्थर लिया या एक स्टोन लिया या एक मेटल लिया पीस लिया और उसे हमने कह दिया कि ये जी आज से 1 किलोग्राम हो गया, इसके कंपैरिजन में हम वे करेंगे। सो वी कैन नॉट से कि वो किलोग्राम कहाँ से आया। हमने कोई भी चीज़ उठाई और उसे 1 kg बोल दिया और उसको बोला कि आज के बाद इस पत्थर को हम 1 kg मार्क करेंगे, एंड दैट स्टोन इज स्टिल केप्ट इन द लाइब्रेरी इन द म्यूजियम ऑफ दिस एसोसिएशन। और उसी पत्थर के हिसाब से हमने सारे बाकी पत्थरों को वे करना शुरू किया और उसे 1 kg मान लिया। तो उसी के मुताबिक आपने कई बार देखा होगा जब हम मार्केट में जाते हैं और एक वेंडर से कोई भी से अराउंड एप्पल या आपने कोई भी फ्रूट वे कराना है, उसके बाद अगर वेइंग मशीन नहीं है या उसके पास वो स्टोन नहीं है पर्टिकुलर मटेरियल का, सो व्हाट डज ही डू, वो 1 किलो का बट्टा किसी से लेके आता है और उसके साथ कोई पत्थर लगा देता है या कुछ से अराउंड इफ़ ही हैज़ गॉट एप्पल्स और इफ़ ही हैज़ गॉट सम पोटैटोज़ हैं तो उसको 1 किलो वे करके एक साइड पे रख लेता है, ठीक है, और पत्थर नहीं यूज़ करता, मार्क कर लेता है कि आज ये जो मेरे 1 kg के पोटैटोज़ हैं दे आर गोइंग टू बी द मार्क ऑफ 1 kg फॉर ऑल दी अदर बैलेंसेस जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो इसी तरीके से हमने कोई भी एक पत्थर लिया एंड उसका वेट चेक कर लिया और उसके कंपैरिजन में हमने जितने वेट्स निकाले उनको हमने बाय केजी वेट्स निकाल दिया। मतलब कहने का ये है जैसे हमने कार्बन का आइसोटोप लिया था कि 1 ग्राम और 1 ग्राम और 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप विल बी इक्वल टू 1 ग्राम। सिमिलरली हमने इसको भी कोई एक स्टोन खास मटेरियल का लिया जो जल्दी डिटीरियोरेट नहीं होता, ख़राब नहीं होता, जो कि टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद भी जिसका मास चेंज नहीं हो, एक्सपैंड ना करे, वॉल्यूम में कोई फ़र्क ना आए, इस तरह के एक मटेरियल को लेके हमने उसका एक स्टोन बनाया है एंड दैट स्टोन इज़ कंसिडर्ड टू बी 1 kg बिकॉज उसका वेट कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आता, ठीक। और वेट क्या होता है हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पुल है ना, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो m/g इज व्हाट इज दैट इज वी कॉल्ड एज kg मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, obviously you will say that is a derived unit, but no, kg is the unit for mass that we have calculated। जब हम इसको वेट कहते हैं बच्चों तो वो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है, मास इंटू ग्रेविटेशन हो जाता है। सो वी से kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स जो है विच इज़ कॉल्ड एज वेट, हम उसे kg ले लेते हैं बट एक्चुअली इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है, यानी कि न्यूटन होती है, ठीक है। सो उस एक पर्टिकुलर मटेरियल को जिसका कि किसी टेम्परेचर या किसी प्रेशर से कोई वेरिएशंस नहीं आता है, इसीलिए उसे 1 kg का वेट माना गया है, ठीक है। सिमिलरली हम टाइम की यूनिट देखेंगे सेकेंड्स। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9, 192, 631, 720, ये बहुत लंबा सा इक्वेशन हो जाता है।
periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom. बच्चों जिस तरह से हम पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक है. अच्छा, एक बात चीज़ और देखिए, किलोग्राम के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है दैट इज़ द प्लैटिनम, क्योंकि हमें पता है ये इनर्ट एलिमेंट है. प्लैटिनम या इरिडियम, इन मटेरियल के सिलेंडर्स पड़े हैं हमारे पास एंड दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर जो होता है, इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज और इट डू नॉट रिएक्ट, कह सकते हो आप सीधी सी बात में, डू नॉट रिएक्ट. इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आते हैं, इसीलिए हम इसका वेट यूज़ करते हैं. ओके, अब देखो सेकंड के केस में क्या हो रहा है. हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक. अब इस पेंडुलम के अंदर आप देखो, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, लेट अस से दिस इज अ मार्क ए, वापस आएगा, लेट मार्क इज बी, और फिर इस तरफ जाएगा पेंडुलम, हाईएस्ट पोजीशन सी, ठीक. अब ये ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ गया, ए से वापस बी की तरफ आया, फिर सी की तरफ गया और फिर वापस सी की तरफ आया. दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन, ठीक. यानी सेंटर पॉइंट से पहले ऊपर गया तो हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सॉरी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, देन इट गोज टू फोर्थ पोजीशन एंड देन फिफ्थ. तो आप देखिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक ही पोजीशन है, ऊपर जाएगा वापस आएगा, ऊपर जाएगा वापस आएगा, ठीक. दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन. सो आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा बच्चों. पेंडुलम जो रहता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऑलवेज वाइब्रेट इन 1 सेकेंड ओनली. यानी हमारे लिए ये ऑसिलेशन इम्पॉर्टेंट है. इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा टाइम कितना लेता है, 1 सेकेंड, ठीक है. अब ए से उसने सी तक जाना है, उसके जो ए से सी तक की मूवमेंट है, यहाँ से गया वापस आना है, यानी ये जो ऑसिलेशन है ए टू सी, सी टू ए, ये जो मूवमेंट हो रही है, एज स्पीड चेंजेस टू टेक ओनली स्टेडी टाइम ऑफ 1 सेकेंड. अगर पेंडुलम बड़ा होगा, बहुत लंबा पेंडुलम होगा, ठीक है, तो उसकी ऑसिलेशंस कैसी हो जाएंगी, ऑब्वियसली स्लो हो जाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है. लेकिन टाइम तो हमें उतना ही देना है, तो इसका मतलब उसकी ऑसिलेशन छोटी रह जाएगी, ठीक है. वो यहाँ से करेगा, यहाँ मूव करेगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा. अब अगर मान लीजिए छोटा पेंडुलम होगा, टाइम तो उसको भी 1 सेकेंड लगना है, तो व्हाट विल हैपन, ये लेंथ छोटी हो गई है तो ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो इट विल फास्ट मूव फास्टर. तो ये हमें लगेगा कि फास्ट मूव कर रहा है, ये धीरे मूव कर रहा है, ऐसा होता नहीं है. मूवमेंट उसकी वही लेगी टाइम 1 सेकेंड. द डिस्टेंस इज द चेंज में क्या आएगा, उसकी स्पीड में चेंज आएगा. अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड कम रहेगी, लेंथ छोटी होगी तो स्पीड ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन टाइम उसने उतना ही लेना है, 1 सेकेंड. सो इट इज़ गोइंग टू टेक ओनली 1 स्टेडी टाइम, दैट इज़ 1 सेकेंड. सो थिंग्स दैट वाइब्रेट may have high or low amplitude. एम्पलीट्यूड माने ए से सी की तरफ डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस, ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं, बट टाइम रिमेन्स सेम. और अब आप ये सोच रहे होंगे पेंडुलम में मटेरियल अगर चेंज हो गया तो ये वायर कभी लंबी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, गर्मियों में एक्सपैंड हो जाएगी, हमने देखा ही है, ठीक है. गर्मियों में चीज़ें फैल जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सर्दियों में देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो ना तो सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट करे ना ही गर्मी में एक्सपैंड करे. सो वो मटेरियल हमारे पास क्या है, सीजियम-133 एटम. यानी कि सीजियम का एक ऐसा आइसोटोप है जो ना तो गर्मी में एक्सपैंड करता है और ना ही सर्दी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है. इसीलिए हमने इसका टाइम की जो स्टैंडर्ड निकालने की कोशिश की
उसके अंदर हमने सीजियम का पेंडुलम लिया, ठीक है। व्हाट इज, तो इस वजह से टाइम की डेफिनेशन क्या बनाई उन्होंने, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ हालांकि ये आपको एग्जाम में आता नहीं है, इट इज़ जस्ट कि आपको पता होना चाहिए। 1 इन द ऑड केसेस अगर उन्होंने ये फिगर पूछ लिया या गिवन होगा मल्टीपल चॉइस में तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये इतना यूजफुल नहीं है आपको। सो पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन, किसकी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सीजियम एटम की। इसकी सीजियम एटम की जो वाइब्रेशंस हो रही हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी इतनी वाइब्रेशंस होंगी 1 सेकेंड के अंदर ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine levels। hyperfine levels कौन से हैं यहाँ, A and C levels of the ground state of सीजियम 133 एटम। यानी कि जब हमने सीजियम 133 एटम, एक ऐसा एटम जो ना तो सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना गर्मी में एक्सपैंड करेगा, उसको एज अ पेंडुलम यूज़ करके देखा तो हमने देखा कि 1 सेकेंड के अंदर इतनी वाइब्रेशंस उसमें हुई हैं। वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, ऑसिलेशंस की बात नहीं कर रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस इन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, क्योंकि 1 सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन आने वाली है, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब होता है जब एक पार्टिकल अपनी जगह के ऊपर पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता है, ठीक है। सो 1 सेकेंड के अंदर इतनी ड्यूरेशंस ऑफ वाइब्रेशंस हो रही हैं ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between A to C, that is the hyperfine levels of the ground state of cesium atom। so दे यहाँ से निकाली थी इन्होंने टाइम की डेफिनेशन कि 1 सेकेंड का मतलब क्या है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि सीजियम एटम को यूज़ करने का एक और कारण है, cesium clock is made from the cesium atom and it gives high accuracy। मतलब अगर मैं if 2 cesium clocks are रन, अगर मैंने 2 घड़ियाँ सीजियम की ले ली, देन इट विल टेक 600 years to give a difference of 1 सेकेंड। यानी कि उसमें 1 सेकेंड का भी डिफरेंस आने में कम से कम 600 साल लग जाएंगे। 600 साल के बाद एक घड़ी अगर हमें 10 बजे दिखा रही है तो दूसरी घड़ी 10:01 दिखाएगी। इट विल टेक 600 years। सो दैट प्रिसीजन इज इम्पॉर्टेंट, दैट एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द टाइम एफिशिएंट। क्लियरली हम देखते हैं एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनेगी। जो हमने क्या किया, हमने 2 वायर्स ली, 2 कंडक्टर्स लिए, इनकी जो लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट, बहुत लंबी वायर्स ली और इन दोनों को हमने 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, करेक्ट। और इनके अंदर से कुछ करंट पास किया, वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस करंट, दोनों में से कुछ करंट पास किया, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा। 2 वायर्स of infinite length placed 1 meter apart and current is allowed to pass through these wires of negligible area of cross section।
बहुत पतली वायर ली है और उसमें से हमने करंट को पास करना शुरू किया। ठीक, अब कहते हैं हमने ये करंट पास किया, तब तक पास करना है जब तक इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, लेट अस मार्क दैट ए एंड बी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तो आपको याद होगा कि जब करंट पास करता है तो वायर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इतनी आपकी कम से कम फोर्स हो जानी चाहिए। 2.2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ये इतनी फोर्स हमारी आ जानी चाहिए। पर मीटर लेंथ के अंदर इतनी फोर्स अगर मुझे मिलनी शुरू हो जाए तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है विल बी सेड एज विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, सो आप देखिए, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड in two straight parallel conductors just like these two parallel conductors, इसमें से जो करंट पास कर रहे हैं वो करंट कितना होगा, हम कितना करंट मेंटेन कर रहे हैं, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत थोड़ा पतला होना चाहिए, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ये कहाँ प्लेस है, इन वैक्यूम, हम मान के चल रहे हैं इनके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, वुड प्रोड्यूस बिटवीन दिस कंडक्टर्स a force equal to 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ वायर। यानी कि इसकी 1 मीटर लेंथ के अंदर दोनों की अगर हम देखें कितनी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, दैट विल बी 2 into 10⁻⁻7 मीटर न्यूटन पर मीटर। अगर इतनी फोर्स आ रही है तब हम कहेंगे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। इज दैट क्लियर? The ampere is that constant current which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section area and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। इसे हम बोलते हैं एम्पियर। टेम्परेचर के बारे में देखते हैं विच इज़ केल्विन। अब आपको याद होगा, हमने जूनियर क्लासेस में भी किया है, that 0 degrees Celsius is equal to 273.16 Kelvin, right? 273.16 Kelvin। तो 1 Kelvin क्या हो जाएगा, 1/273.16। So we will say fraction this much of the thermodynamic temperature of the triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पर वाटर तीनों स्टेट में आपको मिले, पानी की फॉर्म में भी, सॉलिड की फॉर्म में भी और गैशियस फॉर्म के अंदर भी। ठीक, उस टेम्परेचर पे fraction that is 1/273.16 of the time temperature is known as 1 Kelvin। अब वैसे भी देखिए 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.16 हम बोलते हैं। सो 1/273 केल्विन कितना हो जाएगा, सो 1/273.16 will be equal to 1 Kelvin। Very simple, right? So this is how Kelvin has been defined. Now let us move on to mole। 1 mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities, any elementary entities मतलब particles। 1 mole is the amount of substance of a system which contains as many particles as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या 0.012 kgs मेंशन कर देते हैं, उसे हम बोल देते हैं 1 मोल। सो इट्स सिंबल इज
MOL। याद रखिएगा, हम MOL को बार बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्री एंटिटीज क्या है हमारी? दीज कैन बी एटम्स, कैन बी मॉलिक्यूल्स, ये हमने क्लास 9 में देखा है, कैन बी आयंस, कैन बी पार्टिकल्स, कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे उन सब में ये सब चीज़ें आएंगी। लास्ट हमारे पास आती है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है वो? कैंडेला, डिनोटेड बाय CA, स्मॉल CA, CD, कैंडेला CD। क्या है कैंडेला? बिफोर वी मूव ऑन टू ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, तो यहाँ एक बात और ध्यान रख लेते हैं, दैट 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन 1 मोल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं। द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक कलर की रेडिएशंस। हमें पता है कि लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। जब एक कलर आएगा तो उसे मोनोक्रोमेटिक माने कलर, एक कलर की रेडिएशन मिलती है ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ फॉर येलो कलर। ये येलो कलर की फ्रीक्वेंसी है जो इन्होंने यूज़ की है, एंड दैट हैज़ अ रेडियन इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है बच्चों एक ये यूनिट होती है एंगल्स के लिए, जो आप फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बट वी विल गेट इन टच विद दिस। हम एक बार इसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे, स्टेरेडियन आया कहाँ से, ठीक है। सो कहता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जब एक किसी डायरेक्शन में जा रही है एंड दैट हैज़ अ रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ इतना वॉट, और वो कितनी एनर्जी दे रहा है, किस एंगल पे दे रहा है, वो उसने 1/683 वॉट की वो पावर यूज़ कर रहा है पर स्टेरेडियन। दिस इज़ दी एनर्जी की डेफिनेशन है। व्हाट वी से एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज वर्क डन। और हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि पावर और वर्क डन का रिलेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, और वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ से हम रिलेशनशिप निकालेंगे स्टेरेडियन का कि कहाँ से आया है। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कैंडेला को यूनिट को लाइट की डिफाइन करने के लिए हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट येलो फ्रीक्वेंसी की, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज को यूज़ किया, दैट हैज़ अ पावर ऑफ 101/683 पर स्टेरेडियन पावर वो देती है, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर लाइट इंटेंसिटी। हम बात कर रहे थे हमारे SI सिस्टम की, SI यूनिट्स की, जिसने हमने कहा था कि 7 हमारी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। करेक्ट बच्चों, इसके साथ हमारे पास 2 यूनिट्स और हैं। इन 7 के अलावा 2 फंडामेंटल यूनिट्स और हैं। पहली कौन सी है? प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियन। यूनिट क्या यूज़ करते हैं? रेडियन। उसका सिंबल RAD। दिस इज़ यूज्ड, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दिस इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। और इसे हम रेडियन में शो करते हैं। इसके अदरवाइज कोई डायमेंशंस नहीं होती, कोई यूनिट नहीं निकलेगी। देखिए कैसे, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। थीटा इज इक्वल टू रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय S एंड लेंथ ऑफ रेडियस आपको पता ही है, इट इज़ R, स्मॉल r। सो देखिए, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये होगी आपकी रेडियस, और ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। लेट अस से दिस इज DS,
ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। अगर डी थीटा निकालना हो तो व्हाट विल आई डू, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, क्योंकि आर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। आर्क बड़ी है, यू हैव अ वैल्यू ऑफ आर्क, तो आप एस अपॉन आर लिख दोगे। अदरवाइज डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। और हमें पता है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ डायमेंशनलेस या नो यूनिट्स, ठीक है। और हम थीटा की डिनोटेशन करते हैं खाली रेडियन से, कि इतने रेडियन है, लेट अस से इट इज गिविंग दी 40 रेडियन, 50 रेडियन, लेकिन उसको हम यूनिट लेस या नो यूनिट्स, या हम कह सकते हैं डायमेंशन लेस है। अभी पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में तो और क्लियर हो जाएगा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे है। इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये एक रेशो है। देखिए ना, लेंथ अपॉन लेंथ, इट्स अ रेशो। हमने कहा है रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियन। रेशो की कोई वैल्यू थोड़ी लिखते हैं हम लोग, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी बच्चों एक रेशो है। इट इज रेशो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ spherical surface divided by square of radius। तो हम किससे, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको किससे डिनोट करते हैं, जैसे लेंथ को एल से करते हैं, तो सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। सो ओमेगा इज इक्वल टू इंटरसेप्टेड एरिया, इट इज एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। सो एरिया of the spherical surface divided by square of the distance, so it is AR का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए एरिया जो है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या लोगे, मीटर स्क्वायर। अगेन आप देखोगे इसके अंदर कोई भी डायमेंशंस नहीं आएंगे, लेकिन इस एंगल को बच्चों हम डिनोट किससे करते हैं, स्टेरेडियन से, और स्टेरेडियन को हम डिनोट करते हैं एस आर, स्मॉल एस आर से, ठीक है। सो मान के चलते हैं, लेट अस से दिस इज एन एपेक्स ओ, और ये रहा मेरा पॉइंट ए। सॉलिड स्फीयर है, ये रहा दूसरा पॉइंट बी, ठीक। नाउ ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज डी ए, दिस इज योर आर। सो ओमेगा यानी कि जो एंगल यहाँ बनेगा, दैट विल बी, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल। This angle is going to be this area upon r का square. That is why it is saying a upon r का square. This is your omega, solid angle. ठीक है, सो इसको डिनोट करते हैं हम स्टेरेडियन से। अगेन इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों है डायमेंशनलेस, हमने भी बताया, इट इज अ रेशो। रेशोज हमेशा डायमेंशनलेस होती हैं। बिफोर वी मूव ऑन, चलिए हम पहले डायमेंशन समझ लेते हैं कि डायमेंशंस का मतलब क्या है यहाँ पे। हालांकि ये भी आप फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट हम कर लेते हैं। क्वांटिटी, यूनिट एंड डायमेंशंस। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, 1 मार्क 2 मार्क में, मल्टीपल चॉइस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी देखो क्या है, लेंथ, उसकी यूनिट क्या है, मीटर। मास, यूनिट क्या है, केजी। टाइम, यूनिट है सेकेंड्स, करेक्ट। यही वो 3 चीज़ें हैं जो हमने डायमेंशंस को बताने में यूज़ करनी है, क्योंकि दीज आर द मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो लेंथ में देखो क्या है, मीटर। इसको हम डिनोट करेंगे एम, एल और टी से, जहाँ एम इज़ फॉर मास, L is for length and T is for time, करेक्ट। अब देखो यहाँ क्या है, लेंथ, ओनली लेंथ। अब गलती क्या करते हैं हम गलती करते हैं M सोच के हम यहाँ पर 1 मार्क कर देते हैं, बट नहीं, M इज़ फॉर मास, M इज़ फॉर लेंथ। तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 0, ये लिखोगे 0। मास के अगर डायमेंशंस बताओगे तो क्या लिखेंगे, MLT। मास है kg, मास माने मास m, L कुछ नहीं है, T कुछ नहीं है। सिमिलरली T में M0, L0, T1। इज़ इट ईजी? अगर आसान है तो मुझे आप बताएंगे स्पीड का, जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। आप आइडेंटिफाई कीजिए फोर्स के लिए,
यूनिट इज़ kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. सिमिलरली यू विल फाइंड फॉर डेंसिटी की डायमेंशन क्या है. डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यू कैन से मास अपॉन लेंथ का क्यूब. करेक्ट. चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं, मास अपॉन लेंथ का क्यूब. आप मुझे इसकी डायमेंशंस बताएंगे. अगर आपको ये क्लियर हो गया है देन वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग.